Hello students, welcome to second lecture of force and laws of motion. In last lecture we studied about Newton's first law. आज हम न्यूटन का सेकंड मंत्रा पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक क्वांटिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, विच इज़ लीनियर मोमेंटम, या सिंपली इसको मोमेंटम भी कहते हैं. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल दैट हैज़ मास m and moves with velocity v is defined to be. मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर मोमेंटम इज इससे डिफाइन करते हैं, इसको p से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो जो क्वांटिटी आती है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे मान लो किसी वेक्टर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे ए वेक्टर इज 3 टाइम्स बी वेक्टर. इसका मतलब क्या होता है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी से 3 गुना है, और पॉजिटिव टर्म है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है. ऐसे अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका क्या मीनिंग है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के 3 गुना है, बट दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो ऐसे यहाँ पे अगर मैंने मास को, अगर वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. क्योंकि मास कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी सेम. तो मोमेंटम इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, तो मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू मास. जितना पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उतना ही उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. सेकेंड पॉइंट, जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा. जैसे 2 पार्टिकल्स हैं सेम मास के, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा. या तो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कार है, एक ट्रक है, दोनों का स्पीड मान लो सेम है, बट किसी में मोमेंटम ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा. तो व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? मास की होती है केजी, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. तो इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. ये हम आगे पढ़ेंगे. इट इज़ ऑल्सो न्यूटन इंटू सेकेंड, इट इज़ न्यूटन सेकेंड. ये मैं आगे बताऊंगा जब हम फोर्स की स्टडी करेंगे. इट्स सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मास? इट इज ग्राम. एंड व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी? इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो जैसे एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? ठीक है, एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम कितना दिया हुआ है? 20 kg मीटर पर सेकेंड. क्या कहता है कि व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम इफ मास इज डबल्ड बट वेलोसिटी इज सेम. तो स्टार्टिंग में मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, इट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड. अब फर्स्ट उसने क्या करा, ठीक है, फर्स्ट केस में देखते हैं. मास को तो डबल कर दिया, वेलोसिटी वही सेम है, तो 2 टाइम्स mv, ये कितना हो गया? तो इतना आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड. या डायरेक्टली बोल सकते थे मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी सेम है, मास अगर डबल करोगे मोमेंटम डबल हो जाएगा. सेकेंड पार्ट, मास बिकम्स ट्वाइस एंड वेलोसिटी बिकम्स 1/4. मास तो ट्वाइस हो गया, बट जो वेलोसिटी है वो 1/4 हो गया. ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से? इट इज mv/2. तो मास डबल, वेलोसिटी 1/4, तो मोमेंटम तुम्हारा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 20/2. ये कितना आ गया? 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. जिससे सब तारक मेहता देखते हो, वहाँ पे एक टप्पू आता है ना, टप्पू करेक्टर. तो क्या कहते हैं, 40 किलो का टप्पू है, इज ड्राइविंग अ 60 kg स्कूटर. 60 किलो का स्कूटर ड्राइव कर रहा है. ठीक है, जेठालाल का स्कूटर है, उसको ड्राइव कर रहा है. कितनी स्पीड से? विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द टप्पू एंड स्कूटर. टप्पू एंड स्कूटर सिस्टम. टप्पू प्लस स्कूटर सिस्टम जो तुम्हारा है, टप्पू का भी प्लस स्कूटर का भी मिला के कितना मोमेंटम होगा? देखो, अगर टप्पू स्कूटर पे बैठा हुआ है तो टप्पू का स्पीड और स्कूटर का स्पीड सेम होगा, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम होगा.
तो नेट मोमेंटम कितना हो गया? टप्पू का मास है 40 kg, ये कितनी स्पीड से जा रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर का कितना मास है? 60, और वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो नेट मोमेंटम कितना हो गया तुम्हारे पास? ये आ गया 1200 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें ये बताओ व्हाट इज मोमेंटम। तो अगर कोई पूछे मोमेंटम क्या है, ये तो हमें समझ आ गया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये हमें बताता क्या है, किस चीज़ का मेजर है ये? जैसे तुमसे पूछा जाए कि एक कार है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक ट्रक है 5 मीटर पर सेकंड से, किसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होगा? स्पीड तो दोनों की सेम है, बट किसको रोकना ज़्यादा आसान है? कार को रोकना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू ट्रक। कोई और हैवी चीज़ ले लो, उसको रोकना और भी टफ है ना? जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसको रोकना और भी टफ है, जबकि तीनों की स्पीड सेम है। तो मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ये उस चीज़ का मेजर है। डायरेक्शन किधर होता है इसका? इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। Two objects with same velocity and different mass have different amount of motion. जैसे एग्जांपल अभी बताया था, एक कार है एक ट्रक है, तो कार भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एंड ट्रक इज ऑल्सो गोइंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। किसका मोमेंटम ज़्यादा है? बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ कार, अगर दोनों का स्पीड सेम है। आगे देखो क्या क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में घूम रहा है, तो इज मोमेंटम कांस्टेंट और वेरिएबल? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड। तो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट। बट क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम का भी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग या डायरेक्शन इज वेरिएबल। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, इट विल बी वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसका मोमेंटम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ब्लॉक है 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था इनिशियली, फाइनली क्या हो गया, उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होगी, इट बिकम्स 1 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना, मान लो राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियली कितना मोमेंटम था? तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज 5, इनिशियल इज 20, तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। और देखो एग्जांपल इसी का, एक ऑब्जेक्ट है, आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल, दीवार के साथ जब वो टकराता है, आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल रिबाउंड्स। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? इसे टकरा के वापस आना। रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ वो टकराया, और टकराने के बाद वो सेम स्पीड से वापस आ गया। तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम। सब ट्राई करो। तो बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, कुछ ने, कुछ का आंसर 0 भी आ रहा होगा, वो गलत है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मान लो तुम राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन था। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इट इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में। फाइनली मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर तुमने राइट साइड पॉजिटिव लिया है
तो फाइनल वेलोसिटी इस तरफ थी, उसके ऑपोजिट है। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज नेगेटिव, चेंज इज नेगेटिव मतलब जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है, जिस तरफ तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू राइट डायरेक्शन ऑल्सो। सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं होगा। जैसे मान लो स्पीड पहले भी 5 थी, अभी भी स्पीड 5 है, बट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वेलोसिटी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। ठीक है। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन बाबा के सेकंड मंत्रा को, विच इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, किसी चीज के प्रोपोर्शन होता है। हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो डेल्टा एक्स बाय टाइम। तो ऐसे ही याद है, एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा पी बाय टी। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टी। फाइनल मोमेंटम हो गया मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जिसने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो कुछ भी के आर है। अब देखो डेल्टा पी बाई टी ये क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा पी बाई टी? ये टर्म देखा देखा लग रहा है, v माइनस यू बाई टी। वो क्या था? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हो गया मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है। तो डेल्टा पी बाई टी इज मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स मास इंटू एक्सेलेरेशन। जब हमने मैथमेटिकली सोल्व किया तो के का वैल्यू आ गया 1। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन? नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दिस इज सेकेंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये उसका डेरिवेशन होता है। ये कब एप्लीकेबल नहीं है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका मास चेंज हो रहा हो। जैसे मान लो रॉकेट है, जब रॉकेट उड़ता है, जब रॉकेट फ्लाई करता है, उसमें से गैस बाहर निकलती रहती है, तो रॉकेट का मास कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो उस केस में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन नहीं लिखते। तो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। हाँ, अगर मास कांस्टेंट हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास सिस्टम का चेंज होता रहे तब ये हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है, दिस इज न्यूटन का सेकेंड लॉ। यहाँ पे के कितना होता है? 1। तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ये तुम्हारा करेक्ट लॉ है न्यूटन का। तो इसको आगे स्टडी करते हैं। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलेरेशन, है ना। अब एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, फिर से वही। तो एक किसी वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो क्वांटिटी आएगा वेक्टर ही आएगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ये न्यूटन ने अपने नाम के ऊपर रखा इसका यूनिट। तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। 1 न्यूटन इज मास कितना? 1 kg। एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन। 1 डाइन कितना होगा? मास का सीजीएस यूनिट इज ग्राम एंड एक्सेलेरेशन का सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 डाइन इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है? देखो 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg इज 1000 ग्राम।
1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड ही रहता है, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना होता है 1 डाइन। तो 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन्स। तो कभी ना जैसे मेरी बहन से लड़ाई होती है तो मुझे उसकी बेइज्जती करनी हो, तो अगर मैं उसको कुछ कुछ भी बोलता हूँ उल्टा सीधा, तो वो मम्मी को कंप्लेन कर देती है। फिर उसको ना मैं बोलता हूँ तेरा दिमाग तो वही न्यूटन के जैसे। मैं अंदर से कह रहा होता हूँ तेरा दिमाग ना 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख डायनों के बराबर है तू, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन। आगे देखते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मास एक पॉजिटिव होता है हमेशा, तो एक्सेलेरेशन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। तो एक्सेलेरेशन इज अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो, तो ये जो फोर्स होता है ना, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। अगर 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों पे मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया, मतलब फोर्स इज सेम, तो किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा? F1 इज m1a1, F2 इज m2a2। तो मैंने दोनों पे फोर्स सेम लगाया, मतलब F1 और F2 बराबर है। इसका क्या मीनिंग है? m1a1 इज इक्वल टू m2a2। तो a2 बाई a1 इज m1 बाई m2, मीनिंग एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलेरेशन कम होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो, एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसका जैसे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलेरेशन वर्सेस मास का, फोर्स इज कांस्टेंट। तो कोई भी अगर ना तुम्हें ग्राफ बनाना है, पहले उनमें रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन और मास में क्या रिलेशन है। तो ये इनवर्स रिलेशन है, जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका ग्राफ कैसा होता है? x जब 0, y इज इन्फानेट। x जैसे से बढ़ेगा y कम होता जा रहा है, x इन्फानेट हो रहा है तो y 0 को टेंड कर रहा है। जैसे मास 0 होगा, एक्सेलेरेशन इन्फानाइट को टेंड करेगा। एक्सेलेरेशन मास बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन कम हो रहा है। मास जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एक्सेलेरेशन 0 को जा रहा है। एक ये समझो। एक और ग्राफ बनाते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स और एक्सेलेरेशन का मास कांस्टेंट है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब इसमें ना मास कांस्टेंट है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन, या y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो इसका कैसा ग्राफ होगा? तो ये पहली बात तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और y इंटरसेप्ट कितना है? 0। तो यहाँ पे x0 y0, मास क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो इसका जो स्लोप होगा फोर्स वर्सेस एक्सेलेरेशन का, इसका स्लोप आएगा, दैट इज मास। अब हम पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस। जैसे कैचर है, कैच करने से पहले वो क्या करता है, जैसे मान लो मुझे ये पेन को कैच करना है, थोड़ा सा हाथ में नीचे ले जाता हूँ। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, जब उन्हें कैच करना है क्या करते हैं, वो हाथ को नीचे लेके जाते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो हाथ नीचे लेके जाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम उसका जो मोमेंटम है, देखो पहले बॉल आ रही थी मेरे हैंड में, अब धीरे धीरे फाइनली बॉल रेस्ट पे आ गया, मैंने कैच कर लिया, तो बॉल का कुछ चेंज इन मोमेंटम आया। जितने छोटे इंटरवल में उसको रेस्ट पे लाओगे, फोर्स उतना ही ज़्यादा तो लगेगा तुम्हारी हाथ पे चोट भी लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, नीचे क्यों लेके जाते हैं? ताकि हम इस टाइम इंटरवल को बढ़ा दें और हमारे हाथ पे फोर्स कम लगे। तो जो अच्छे कैचर्स होते हैं क्या करते हैं, वो कैच करते टाइम अपने हाथ को नीचे लेके जाते हैं, क्या करते हैं, उससे टाइम बढ़ाते हैं ताकि फोर्स कम लगे। ऐसे ही जो कराटे वाले होते हैं, उनको स्लैब तोड़ना है, ऐसे हाथ मार के तोड़ देते हैं ना स्लैब, हम तोड़ के देखें, हमसे तो टूटता नहीं है। क्या करते हैं वो इतना ज़्यादा फास्ट उसको मारते हैं कि टाइम बहुत कम कर देते हैं। टाइम कम कर दिया, फोर्स उस पर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही इफ़ 2 स्टोन्स 1 लाइट एंड 1 हैवी आर ड्रॉप, ठीक है, किसी हाइट से एक तो बहुत छोटा पत्थर, मान लो 5-10 ग्राम का, और एक 1 किलो का पत्थर गिरा था, सेम हाइट से गिराया। सेम हाइट गिरने से के बाद, याद है इस पे ग्रेविटेशन फोर्स बताया था तुम्हें, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है m मास के पार्टिकल पे, कितना ग्रेविटेशन फोर्स होता है, mg। इसका एक्सेलेरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इज फोर्स बाय मास।
तो दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। बट किसका मोमेंटम ज़्यादा है? किसका मोमेंटम ज़्यादा है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो हैवियर स्टोन का मोमेंटम ज़्यादा है, उसको पकड़ने में हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इसलिए लाइटर स्टोन को कैच करना इजी होता है कंपेयर टू हैवी स्टोन। जब एथलीट हाई जंप लगाते हैं या लॉन्ग जंप में भी देखा होगा, लॉन्ग जंप में क्या करते हैं, वहाँ पे ना मिट्टी को थोड़ा सा फ्लफी बना देते हैं कि सख्त नहीं रहता वहाँ पे। ऐसे जब हाई जंप लगाते हैं, पीछे ना बेड रहता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। क्या रीज़न है? जब एथलीट उस पर जंप करे, अगर तो कोई फर्श है, जैसे मानो तुम किसी हाइट से जंप करो, अगर बहुत फर्श है, पूरा सख्त फर्श है, तुम एकदम से रेस्ट पे आओगे। जबकि मिट्टी क्या होती है, वो तो नीचे दब जाती है, तो रेस्ट पे एकदम से नहीं आऊँगा, एकदम से ऐसे रेस्ट पे नहीं आऊँगा, थोड़ा सा ऐसे नीचे जाऊँगा। तो रेस्ट में आने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगा तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों रेस्ट पे थे पहले, मुझे धक्का लगा के फाइनली दोनों को सेम स्पीड पे लेके आना है, किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा? क्या करा, एक कार है और एक ट्रक है, तुमने दोनों रेस्ट पे थे पहले, तुमने पुश करके दोनों को सेम स्पीड पे लेके आए इन सेम टाइम, तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम है, टाइम सेम है। किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसका ज़्यादा मास है, तो ट्रक पे तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सारे न्यूटन के सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जर्व करते हैं हम डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, टप्पू बेचारा मार्केट में जा रहा था सामान लेने, जेठालाल के लिए जलेबी फाफड़ा लेने। क्या हुआ, उसका स्कूटर खराब हो गया। अब बेचारे ने क्या किया, स्कूटर को धक्का मार मार के, फटफटिया को धक्का मार मार के आगे लेके गया। स्कूटर का मास था 20 किलो। ठीक है, उसने क्या करा, अपने स्कूटर को 4 सेकंड के लिए धक्का मारता है और स्कूटर की स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फोर्स अप्लाइड। कैसे करें? स्टार्टिंग में स्कूटर रेस्ट पे था, फाइनली कितना वेलोसिटी हो गया, कहता 6 मीटर पर सेकंड। इतने टाइम 4 सेकंड में, क्या मैं इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड कितना टाइम लग गया उसे, 4 सेकंड। ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, स्कूटर का मास है 20 किलो, एक्सेलरेशन इज 1.5, तो उसने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। या डायरेक्टली करो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। मास कितना उसका 20 किलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियली कितनी है 0, अपॉन टाइम। टाइम कितना है, टाइम इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से भी सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो उसे 30 न्यूटन का फोर्स स्कूटर पे लगाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? कुछ नहीं, स्टार्टिंग वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं, इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, और टाइम कितना दे दिया 6 सेकेंड्स। तो फर्स्ट लॉ यूज़ करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज़ 0, एक्सेलरेशन इज़ 1.5, टाइम इज 6, तो कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। या 4 से भी कर सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। फोर्स कितना लगा रहा हूँ 30, मास है उसका 20, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियली 0 था,
टाइम दे दिया 6 सेकेंड्स। तो यहाँ से भी अगर चाहो तो फाइंड कर सकते हो। तुम्हारा आंसर फिर से वही आएगा, कितना, 9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोनू इज ड्राइविंग अ कार एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये सोनू एक कार ड्राइव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, सामने से ही एकदम से कुछ आ गया और उसे ब्रेक्स अप्लाई कर दिया। तो ब्रेक्स जनरेटेड फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। अब ब्रेक्स जो लगे होंगे वो तो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगा दिया, 600 न्यूटन। फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच द कार स्टॉप्स। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, करो आंसर करो। और कार का मास हमें दिया हुआ है, ठीक है, कार प्लस सोनू, इस पूरे सिस्टम का मान लो तुम्हें मास दिया हुआ है। कार का मास है 100 kg एंड सोनू का मास है 50 kg। देखो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज 600 न्यूटन, मास कितना हो गया दोनों का, 150 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्योंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज रिटार्डेशन। तो स्टार्टिंग स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, मतलब फाइनल स्पीड कितनी है, 0। हमें डिस्टेंस निकालना, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, यस थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन वॉज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 100/8, दैट इज 12.5 मीटर। या स्टॉपिंग डिस्टेंस भी लगा सकते सीधा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2। तो स्टार्टिंग स्पीड इज 10 एंड रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इनका हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है कि कितना कितना एक्सेलरेशन आएगा। देखो F इज इक्वल टू एम ए का F जो होता है मैंने बताया था वो रिजल्टेंट फोर्स है। तो इस साइड 10 न्यूटन का फोर्स है, इस साइड 6 न्यूटन का फोर्स है। तो इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ना फोर्सेस। तो 10 - 6 कितना हो गया, 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इज F रिजल्टेंट बाय M। कितना फोर्स है, 4 न्यूटन का, कितना मास है, 2 kg का। तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक फोर्स और बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा भी लेवल बढ़ रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। एक्स में ये फोर्स है, वाई में ये 3 न्यूटन का फोर्स है। तो एक्स के फोर्सेज अलग से सॉल्व करो, वाई में अलग से सॉल्व करो। तो एक्स में रिजल्टेंट फोर्स, एक्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 10 इस साइड 6 इस साइड। तो इस डायरेक्शन में नेट 4 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 3 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आएगा कुछ, कितना फोर्स होगा। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, उनका रिजल्टेंट मैंने तुम्हें सिखाया था, हमने वेक्टर्स में सीखा है क्या होता है, जैसे 4x की तरफ है, ये 3y की तरफ है। तो नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, इट इज 4, ये 3। तो रिजल्टेंट फोर्स इज अंडर रूट ऑफ फोर्स इन x का स्क्वायर प्लस फोर्स इन y का स्क्वायर। तो इट इज कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 5 न्यूटन। और F रिजल्टेंट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 न्यूटन इज 2 × a। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया पार्टिकल का, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।